तो नमस्कार, शुभोदय बच्चों। कैसे हैं आप? कल कक्षा में पहला क्लास में बरसते बादल कविता पाठ में कविता और शब्दार्थ भावार्थ के बारे में बताई। आज क्लास में बरसते बादल पाठ में भाषा के बारे में बताएंगी। ध्यान से सुनिए। मेरी प्रिय छात्रों, अब हम बरसते बादल पाठ से संबंधित भाषा की बात के ओर आगे बढ़ेंगे। इस भाषा की बात के अंतर्गत बरसते बादल पाठ में 5 व्याकरण संबंधित विषय आपने सामान्य प्रस्तुत किया गया है। वे पहला पर्याय शब्द, वाक्य प्रयोग, पद परिचय, समास, शब्द संक्षेप, इसके बारे में आप आगे बढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण कार्य आसानी से समझने का प्रयास किया गया। ध्यान से सुनकर समझने का प्रयास करें। హిందీ వ్యాకరణ అంశాలు సరళంగా బోధించే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. ఏకాగ్రతతో విని అర్థం చేసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను. बरसते बादल पाठ में भाषा की बात के बारे में सुनिए। छात्रों, पाठ्य पुस्तक निकालिए। पाठ्य पुस्तक में पहला पाठ बरसते बादल में पाठ में भाषा की बात के बारे में बताएंगी। ध्यान से सुनिए। पहला पर्यायवाची शब्द जो आप पाठ्य पुस्तक में तरु, गगन, गन पर्याय शब्द लिखकर बताइए। से पर्याय शब्द का परिचय देखिए। पर्याय शब्द पर्याय प्लस वाची, पर्याय प्लस वाची। पर्याय का अर्थ समान, वाची का अर्थ बोले जाने वाले। पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाचक शब्द को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। जो पर्यायवाची शब्द का अर्थ समान रूप से बोले जाने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सुनिए। समान रूप से बोले जाने वाले शब्दों को पर्याय शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? समान अर्थ शब्द, समानार्थक शब्द भी कहते हैं। जो पर्याय शब्द को समान रूप से बोले जाने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, समानार्थक शब्द समान रूप से अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द। उदाहरण देखिए। पानी, उसका अर्थ जल, नीर, वारी। शब्द एक ही है, अर्थ समान अर्थ हैं। पानी, जल, नीर,
वारी, ये है पर्याय शब्द। समझ में आया ना? और एक बार सुनिए, पर्याय शब्द पर्याय प्लस वाची दो शब्द हैं। पर्याय का अर्थ समान, वाची का अर्थ बोले जाने वाले। पर्यायवाची शब्द का समानार्थक शब्द भी कहते हैं। जो पर्यायवाची को कैसे कहते हैं? समान रूप से बोले जाने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थक शब्द समान रूप से अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को समानार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण पानी, जल, नीर, वारी। समझ में आए ना? नेक्स्ट, अब पाठ्य पुस्तक में दिया गया है पर्यायवाची शब्द, उसके बारे में देखिए। तरु पर्यायवाची शब्द आप पाठ्य पुस्तक में दिया गया है बरसते बादल पाठ में। तरु पेड़, ऋष्य, पदप, विटप। तरु पेड़, ऋष्य, पदप, विटप। नेक्स्ट और एक वन, गगन। गगन आकाश, नभ, अंबर, आसमान। गगन उसका पर्याय शब्द आकाश, नभ, अंबर, आसमान। नेक्स्ट वन, गन उसका पर्याय शब्द मेघ, बादल, जलद, पयोधर। पर्यायवाची शब्द आप पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य में पर्यायवाची शब्द तरु, पेड़, ऋष्य, पदप, विटप। गगन का पर्यायवाची शब्द आकाश, नभ, अंबर, आसमान। नेक्स्ट, गन उसका पर्यायवाची शब्द मेघ, बादल, जलद, पयोधर। समझ में है ना? और नेक्स्ट वन, वाक्य प्रयोग। नेक्स्ट दिया है दूसरा प्रश्न, देखिए। भाषा की बात में मेघ, तरु वाक्य प्रयोग कीजिए। मेघ, तरु वाक्य प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग, वाक्य का अर्थ देखिए। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। उसका अर्थ सहित शब्दों का समूह। अर्थ सहित शब्दों का समूह वो कैसा रहते हैं? वाक्य कर्ता, कर्म, क्रिया। कर्ता, कर्म, क्रिया। वाक्य प्रयोग कैसे रहते हैं? वाक्य सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वो वाक्य कैसा रहता है? अर्थ सहित शब्दों का समूह। अर्थ सहित शब्दों का समूह होता है। उस वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया होता है। तीनों के मिलना होता है। वो अर्थ वाक्य में अर्थ सहित शब्द रहता है, इसे आप वाक्य कहते हैं। अर्थ शब्दों का समूह को वाक्य कहते हैं। वो वाक्य कैसे रहते हैं? अर्थ सहित शब्दों का समूह समूह रहते हैं। उस वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया मेलन होता है। नेक्स्ट, प्रयोग। मेघ, तरु दिए गए शब्दों का प्रयोग। उस दोनों शब्दों का
प्रयोग करना है, वाक्य प्रयोग करना है। नीचे देखिए, श्रावण मास के मेघ झमझम आवाज करते हुए पानी बरसते हैं। श्रावण मास के मेघ कैसे आवाज करते हैं? झमझम आवाज करते हैं। जो कल कविता में इस वाक्य आया है, समझ में है ना? हाँ, सुनिए। श्रावण मास के मेघ झमझम आवाज करते हैं, करते हुए पानी बरसते हैं। क्या बरसते हैं? पानी बरसते हैं। इस वाक्य अर्थ सहित शब्दों से है। श्रावण मास के मेघ झमझम आवाज करते हुए पानी बरसते हैं। नेक्स्ट वन, वर्ष के बूंदे, वर्ष के बिंदु तरुओं से छूकर छमछम आवाज करते हुए धरती पर गिरती हैं। धरती पर गिरती हैं। वर्ष के बिंदु तरुओं से छूकर छमछम आवाज करते हुए धरती पर गिरती हैं। इस दोनों शब्दों का वाक्य प्रयोग किया है। नोट, आप अपने आलोचना के आधार पर दिए गए शब्दों के वाक्य प्रयोग लिख सकते हो। ये वाक्य प्रयोग है। जो शब्द आप अर्थ सहित शब्दों का समूह से वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट वन, आप पाठ्य पुस्तक में क्या दिया है? आप पाठ्य पुस्तक में मेघ तरु वाक्य प्रयोग दिया है, इसलिए इसमें वाक्य प्रयोग में आप वाक्य प्रयोग किया है। मेघ तरु, श्रावण मास के मेघ झमझम आवाज करते हुए पानी बरसते हैं। वर्ष के बिंदु तरुओं से चुनकर चमचम आवाज करते हुए धरती पर गिरती हैं। नेक्स्ट वन, पद परिचय। नेक्स्ट वन क्या है? पद परिचय। पद परिचय सार्थक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों को कैसे शब्द है वो? सार्थक शब्दों के समूह को शब्द कहते हैं। जब शब्द वाक्यों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह शब्द कैसा रहता है? सार्थक अक्षरों से समूह होता है। वह पद कैसा होता है? वह शब्द सार्थक शब्दों के समूह को शब्द कहते हैं। जब शब्द वाक्यों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, एक वाक्य बनाते हैं, उसमें शब्दों के वाक्य के रूप में प्रयोग में उस वाक्य में प्रयोग करता है शब्दों को, वह शब्द पद कहलाते हैं। वह शब्द को क्या कहते हैं? पद कहलाते हैं। यह देखिए, बालद, बादल, दलाब, ये पहला है बदलत, उसका अर्थ नहीं है बादल, उसका अर्थ है सार्थक शब्दों को, सार्थक अक्षरों के समूह को। दलबा उसका अर्थ नहीं है, इसलिए
सार्थक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। जब शब्द वाक्यों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह शब्द पद कहलाते हैं। उदाहरण, बादल बरसते हैं। उदाहरण क्या है? बादल बरसते हैं। बादल एक पद है। बादल क्या होता है? पद होता है। नेक्स्ट वन, पद परिचय में उदाहरण देखिए। बादल बरसता है। बादल बरसता है। यह बादल संज्ञा है। बादल क्या है? संज्ञा है। बरसते क्या है? क्रिया। बरसते क्या है? क्रिया है। हैं, हैं का अनुस्वर है। इसे पुंलिंग बहुवचन कहते हैं। पुंलिंग बहुवचन। ये पुंलिंग में एक वचन था आता है, बहुवचन में थे, हैं, हैं का अनुस्वर होते हैं। स्त्रीलिंग एक वचन थी, बहुवचन ती, है का है के ऊपर बिंदु अनुस्वर होता है। ये बादल संज्ञा है। ते हैं पुंलिंग बहुवचन होता है। नेक्स्ट, नोट, लिंग वचन व्याकरण संबंधित अगल वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएंगे। ये है अगल वीडियो में बनाने का प्रयास करूँगी। नेक्स्ट वन, समास। नेक्स्ट वन, समास। समास का अर्थ सम प्लस आस। सम प्लस आस। सम संक्षिप्त या छोटा। सम का अर्थ संक्षिप्त या छोटा। आश का अर्थ कथन, कथन। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलने पर एक नया संक्षिप्त शब्द, छोटा शब्द बनाने की पद्धति को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलने पर एक नया संक्षिप्त शब्द, छोटी सी शब्द बनाने की पद्धति को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलने पर एक नया शब्द, छोटा शब्द बनाने की पद्धति को समास कहते हैं। उदाहरण, श्रम प्लस दान। श्रम प्लस दान, श्रमदान। श्रम का दान। यह देखिए उसका विरह चिह्न समास। समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने पर एक नया संक्षिप्त शब्द, छोटा शब्द बनाने की पद्धति को समास कहते हैं। उदाहरण, श्रम का दान, श्रमदान। नया संक्षिप्त या छोटा शब्द बना है। उदाहरण, श्रम का दान, श्रमदान। नया शब्द और
छोटा शब्द बना है। समास अर्थ में आया ना। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक में दिए गए उदाहरण एक बार देखिए। पाठ्य पुस्तक में दिए गए उदाहरण अभ्यास कार्य। पेड़ फायदे, पेड़ फायदे, पशु पक्षी, पशु पक्षी। इसका स्थिति योजना चिह्न क्या आता है? और या वा। पेड़ और फायदे, पेड़ और फायदे। पशु पक्षी, पशु और पक्षी, पशु और पक्षी। इसको द्वंद्व समास कहते हैं। क्या समास होता है? द्वंद्व समास। पेड़ और फायदे, पशु और पक्षी, ये समास है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास को याद रखने की सरल पद्धति। द्वंद्व समास को याद रखने के लिए सरल पद्धति, ध्यान से सुनिए। दोनों शब्द महत्वपूर्ण, दोनों शब्द क्या है? महत्वपूर्ण। दोनों शब्दों के बीच में स्थिति योजना चिह्न, स्थिति योजना चिह्न क्या होता है? और या वा जोड़ना। पशु पक्षी, पशु और पक्षी। माता पिता, ये सभी द्वंद्व समास के नीचे आते हैं। और दोनों शब्दों का महत्वपूर्ण रहता है। दोनों शब्दों के बीच में स्थिति योजना चिह्न है। तीसरा, और या वा का जोड़ना चाहिए। ये याद में रखो। द्वंद्व समास का सरल पद्धति याद रखने के लिए दोनों शब्दों का महत्वपूर्ण, दोनों शब्दों के बीच में स्थिति योजना चिह्न और या वा जोड़ना। नेक्स्ट, शब्द संक्षिप्त लिखिए। मन को भाने वाला, मन को मोहने वाला। शब्द संक्षिप्त। मन को भाने वाला, मन को मोहने वाला। शब्द संक्षिप्त। शब्द संक्षिप्त, शब्द को छोटा करना। शब्द को क्या करना? छोटा करना। मन को भाने वाला, भाने वाला अर्थ भावन। मन को भाने वाला, भाने वाले का मीन्स भावन, मन भावन। शब्द को क्या करना है? संक्षेप करना है, छोटा करना है। मन को भाने वाला, मन भावन, मन भावन। नेक्स्ट वन, मन को मोहने वाला, मोहन, मोहने वाला, मोहन, मन मोहन, मन मोहन। शब्द संक्षिप्त। ये है आप पाठ्य पुस्तक में पहला पाठ में भाषा की बात के बारे में। सभी को समझ में आया ना छात्रों? कुछ भी डाउट है ना? डाउट है तो पूछेंगे। ध्यान से यह प्रश्न सीखेंगे। प्रश्न पत्र में समास के बारे में आता है, पर्यायवाची शब्द के बारे में आते हैं, शब्द संक्षिप्त के बारे में आते हैं, वाक्य प्रयोग भी आ सकते हैं। ये भाषा की बात के बारे में
वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कल कक्षा में आप बरसते बादल कविता के बारे में बताया, और एक बार आज सुनिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा पत्र में आते हैं। कल कवि परिचय के बारे में बताई, जो कवि परिचय आसानी से सीखने के लिए 5 वाक्यों के बारे में बताई। वो ध्यान से सीख लीजिए। कवि के बारे में वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कवि किस पाठ के कवि? बरसते बादल कविता का पाठ के कवि हैं। कैसे कवि? प्रकृति के बेजोड़ कवि। जीवन काल सन 1977 में हुआ है। पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, चिदंबरा साहित्य अकादमी, कला और बूढ़ा चांद, सोवियत लॉन्ड नेहरू। रचनाई युगंत, ग्राम्य, स्वर्णकिरण आदि। यह है कवि के बारे में। प्रश्न कैसे देते हैं? प्रश्न पत्र में कैसे देते हैं? बरसते बादल कविता के बारे में आप क्या जानते हैं? सॉरी, कवि के बारे में आप क्या जानते हैं? या सुमित्रानंद पंत जी के बारे में आप क्या जानते हैं? ऐसे प्रश्न देते हैं। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो। कवि के बारे में सीख लीजिए। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। वर्ष सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है, कैसे? वर्ष सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है, कैसे? पहला पॉइंट, वर्ष के कारण खेतों की हरियाली बढ़ती है। खेतों की हरियाली बढ़ती है किसके कारण? वर्ष के कारण खेतों की हरियाली बढ़ती है। अच्छी अच्छी फसलें उगाते हैं। अच्छी अच्छी फसलें उगाते हैं। तीसरा पॉइंट, खाना कम दाम में मिलता है। खाना आपको कम खरीद में मिलता है। नदियों में पानी का स्तर बढ़ता है। नदियों में पानी का स्तर क्या होता है? बढ़ता है। पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलता है। पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलता है। जल के बिना जीवन शून्य है। నీళ్ళు లేకపోతే మన జీవితం అంతా शून्यमे। प्रश्न क्या है? ध्यान से सुनिए। वर्ष सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है, कैसे? వర్షం ప్రాణులందరికీ జీవనాధారము ఎలా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న है। ఇది ఎగ్జామ్ ప్రశ్నకి ఖచ్చితంగా వస్తుంది। और एक बार आंसर के बारे में बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। वर्ष के कारण खेती में हरियाली बढ़ती है। వర్షాల కారణంగా పచ్చని పొలాలు పెరుగుతాయి। वर्ष के कारण खेतों की हरियाली बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छी अच्छी फसलों उगाती हैं। अच्छी अच्छी फसलों उगाती हैं। చక్కని పంటలు పండిస్తాయి। పండుతాయా వర్షం వలన? नेक्स्ट, खाना का दम कम दम में मिलता है।
ఆహార పదార్థాలు మనకి వర్షాలు పడడం వల్ల ఆహార పదార్థాలు తక్కువ ధరలకే లభిస్తాయి. नेक्स्ट वन, नदियों में पानी का स्तर बढ़ता है. नदियों में पानी का स्तर बढ़ता है. నదులలో నీటి యొక్క స్థాయి పెరుగుతుంది. పెరుగుతుందా? వర్షం పడడం వల్ల మనకు నదులలో నీరు యొక్క శాతము పెరుగుతుంది, స్థాయి పెరుగుతుంది. पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलता है. మనకు తాగడానికి మంచినీరు లభిస్తుంది. జల్ కే బినా జీవన్ శూన్య హై. నీరు లేనిదే జీవితము లేదు. ఉందా? అన్నం లేకుండా ఉండొచ్చు, నీళ్ళు లేకుండా మాత్రం ఉండలేము. కాబట్టి జల్ కే బినా జీవన్ శూన్య హై. నీళ్ళు లేనిదే జీవితము లేదు. यह प्रश्न वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है. सी ग्रुप चिल्ड्रंस को यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है. ध्यान से पढ़िए. नेक्स्ट प्रश्न में जो आपको पद्यांश से एक सारांश और गद्यांश से एक सारांश देता है. इसमें बरसते बादल कविता का पाठ का सारांश इम्पॉर्टेंट प्रश्न है. जो अब आप बरसते बादल कविता पाठ में से सारांश के बारे में आगे बढ़ेंगे. ध्यान से सुनिए. पहला है कवि परिचय लिखना. जो सारांश लिखने के कुछ पॉइंट याद रखो. पहला कवि परिचय लिखना है, फिर कविता का सारांश लिखिए. पहला कवि परिचय. बरसते बादल कविता के कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं. जो कवि के बारे में आप सभी को समझ गया है. सभी को कवि के बारे में आया है. अब कवि परिचय लिखने के सभी लिख सकता है. छात्रों ने कल कक्षा में सुने ना, ध्यान से सुनकर कवि के बारे में लिखने को प्रयास करेंगे. नेक्स्ट, बरसते बादल कविता के कवि श्री सुमित्रानंद पंत है. वे छाया के प्रमुख कवि माने जाते हैं. उनको चिदंबरा काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है. ये भी लिखो. और कवि परिचय. कवि का नाम सुमित्रानंद पंत जी. जीवन काल सन 1977. बेजोड़ कवि माने जाते हैं. सुमित्रानंद पंत जी को बेजोड़ कवि भी माने जाते हैं. उसका रचना वीणा, ग्रांति, पल्लव, गुंजन, युगंत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, चिदंबरा आदि. पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार. यह है कवि परिचय. पाठ का सारांश में पहला कवि परिचय लिखने के बाद सारांश के बारे में लिखेंगे. नेक्स्ट, कविता का सारांश एक बार सुनिए. इस कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण है. इस कविता में किसके बारे में चित्रण दिया है कवि? प्रकृति के बारे में, प्रकृति का सुंदर के बारे में कवि ने आपको बताया. श्रावण मास के मेघ झमझम बरसते हैं. श्रावण मास के मेघ कैसा बरसता है? झमझम मेघ बरसता है.
ऋषियों से बूंदे छम छम गिरती हैं। ऋषियों से बिंदु कैसे गिरती हैं? छम छम गिरती हैं। बादलों के अंधकार में बिजली चमक रही है। बादलों में अंधकार में क्या चमकती है? बिजली चमकती है। दिन के थम्मे मन को सपने जगाते हैं। दिन के थम्मे मन के सपने జగాతే హై. ఇక్కడ కవితలో ప్రకృతి యొక్క అందాన్ని వర్ణిస్తూ మనకి చెప్తున్నాడు. కవితా మే ప్రకృతి కా సుందర్ చిత్రన్ హై. ఈ కవితలో ప్రకృతి యొక్క అందాన్ని వర్ణిస్తూ చెప్తున్నాడు. శ్రావణ మాస్ కే మేఘ్ జంజం బరస్తే హై. శ్రావణ మాసంలో మేఘాలు జంజం అనే కురుస్తాయి. ఆ మేఘాలు వర్షం పడేటప్పుడు ధ్వని శబ్దం ఎలా వస్తుందంటే జంజం. ఋష్యం సే బూందే చెంచెం గిరతి హై. ఆ చెట్ల మీద పడే బిందువులు నీటి యొక్క బిందువులు కింద పడేటప్పుడు చెంచెం అనే సౌండ్ను చేస్తాయి. బాదలోం కే అంధకార్ మే బిజిలీ చమక్ రహీ హై. బాదలోం మేఘాలు, నల్లని మేఘాలు, చీకటి కమ్ముకొని ఉంటుంది. ఆ చీకటి కమ్ముకొని ఉన్న మేఘాల్లో మెరుపులు మెరుస్తాయి అన్నమాట. చెంచెం అని మెరుపులు మెరుస్తూ ఉంటాయి. దిన్కే థమ్మే మన్కే సపనే జగాతే హై. పగటి చీకటిలో మనసులోని కలలు కంటూ ఉంటాం అన్నమాట. మనం మేలుకుంటాం. ఆ వర్షపు యొక్క సమయంలో, వర్షం పడే సమయంలో ప్రకృతి యొక్క అందాన్ని ఇక్కడ కవిగారు వర్ణించడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్, ఆస్మాన్ మే జబ్ కాలే బాదల్ छा जाते हैं तब मेंढक डरते हैं. मोर कूकते हैं, छातक भी खुशी के मोर आवाज़ करते हैं. आसमान में जब काले बादल छा जाते हैं तब मेंढक डरते हैं. मोर कूकते हैं, छातक भी खुशी के मोर मारे आवाज़ करते हैं. सोन बालक अर्ध सुख से रोते हुए उड़ते हैं. आसमान में बादल घुमड़ते हुए गर्जन करते हैं. आसमान में भी घुमड़ते हुए गर्जन करते हैं. ఆస్మాన్ మే జబ్ కాలే బాదల్ ఛా జాతే హై. ఆకాశంలో నల్లని మబ్బులతో ఎప్పుడు కమ్ముకొని పోతుందో అప్పుడు తబ్ మేండక్ డర్తే హై, మోర్ కూక్తే హై, ఛాతక్ భీ ఖుషీ కే మోర్ మారే ఆవాజ్ కర్తే హై. ఆకాశంలో ఎప్పుడైతే నల్లని చీకటిగా వర్షం పడే ముందు మేఘాలు కమ్ముకొని పోతాయో అప్పుడు కప్పలు, మేండక్ కప్పలు, కీచరాళ్ళు, మోర్ నెమలి, ఛాతక్ పక్షి ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయి? తమ అరుపులతో సంతోషాన్ని తెలియచేస్తాయి. నెక్స్ట్, సోన్ బాలక్ अर्ध सुख से रोते हुए बढ़ते हैं. आसमान में बादल घुमड़ते हुए गर्जन करते हैं. కొంగలాంటి జలపశువులు ఆకాశంలో తేమను గమనిస్తూ
అరుస్తూ ఎగురుతూ ఉంటాయి. ఆకాశంలో తిరుగుతూ మేఘాలు గర్జిస్తాయి. आसमान में मेघ क्या होता है? गर्जन करते हैं. ఆకాశంలో మేఘాలు తిరుగుతూ గర్జిస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ पैराग्राफ. बारिश की बूंदें सीधे मन को छूती है. इससे मन झूम उड़ाते हैं. धरती पर जल की धाराएं बहकर मिट्टी के कण कण में हर तिनके को खुश करती हैं. तब पानी की धारा पकड़कर इंद्रधनुष के झूले में मन झूलता चाहता है. इंद्रधनुष के झूले में मन झूलना पड़ता है. बारिश की बिंदु सीधे मन को छूते हैं. చల్లని వర్షపు బిందువులు పడే పాట విని శరీరం అంతా పులకరిస్తుంది. చల్లని వర్షపు బిందువులు మనకు పడినప్పుడు, తాకినప్పుడు మనకు తెలియకుండానే మన మనసు ఆనందాన్ని ఆహ్లాదకరంగా అనిపిస్తుందన్నమాట. धरती पर जल की धाराएं बहकर मिट्टी के कण कण में हर ठिकाने को खुश होते हैं. వర్షపు ధారలతో భూమిపైన మట్టి కణాల్లోని అణువులను కూడా పులకరింపులు వస్తాయి, పులకరించిపోతాయి అన్నమాట. तब पानी की धारा पकड़कर इंद्रधनुष के झूले में मन झूलना चाहता है. ఆ నీటి ఆ వర్షపు ధారాలను పట్టుకొని ఇంద్రధనుస్సు యొక్క ఉయ్యాల్లో మనసు ఉయ్యాల ఊపినట్లుగా కోరికలు కలుగుతాయి. ఇంద్రధనుస్సు యొక్క ఉయ్యాల్లో మనం ఊగినట్టు మనకి కోరికలు పుట్టడం జరుగుతుంది. కవి కా మన్ కహతా హై. కవి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, కవి యొక్క మనసు ఏమనిపిస్తుందంటే సబ్ లోగ్ మిల్కర్ సావన్ కే గీత్ గాయే. కవి యొక్క మనసు ఏమనిపిస్తుందంటే అందరం కలిసి శ్రావణ గీతాన్ని పాడుతూ జీవితంలో ఆనందాన్ని కోరుకుంటున్నాం. ఏమని కోరుకోవాలి? सब लोग मिलकर सावन के गीत गाइए. मन भावन सावन को आपने जीवन में फिर आने की कल्पना करें, ताकि सबके जीवन में उल्लास और उत्साह बना रहे. మన జీవితంలో శ్రావణ మాసము మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలని జీవితంలో ఉల్లాసం, ఉత్సాహముతో, ఆనందంతో కోరుకుంటుందని మనం శ్రావణ మాసాన్ని మళ్ళీ స్వాగతము పలకాలని కవి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్. నీతి. वर्ष सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है. वर्ष सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है. ప్రాణి అన్నిటికీ వర్షము జీవన ఆధారము. నీరు లేనిది ఏ ప్రాణి కూడా బ్రతకలేదు, ఉండలేదు. కాబట్టి सभी प्राणियों के लिए वर्ष सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है. వర్షము అన్ని ప్రాణులకు జీవనాధారమని చెప్పవచ్చు. प्यारे बच्चों, सभी को बरसते बादल कविता पाठ में कल कक्षा में कवि परिचय, कविता के बारे में और शब्दार्थ के बारे में, लास्ट वन भावार्थ, कवि परिचय, शब्दार्थ, कविता, भावार्थ के बारे में कल कक्षा में बताई और गृह कार्य भी दिया है. कवि के बारे में 2 बार लिखकर आने को कल कक्षा में दिया है.
आज कक्षा में पहला भाषा की बात के बारे में बताई। उस भाषा के बात में पर्यायवाची शब्द, वाक्य प्रयोग, पद परिचय, समास, शब्द संक्षिप्त के बारे में बताई। और प्रश्न पत्र में आने वाले इम्पॉर्टेंट प्रश्न, कवि परिचय, वर्ष सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है, कैसे। तीसरा प्रश्न बरसते बादल कविता पाठ का सारांश के बारे में मैं आपको समझाई। सभी को समझ में आया के लिए मैं प्रयास की। कल गृह कार्य के लिए वर्ष सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है, कैसे। गृह कार्य के लिए वर्ष सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है, कैसे। और पाठ का सारांश के बारे में 2 बार लिखकर आइए। मैं प्रयास करूँगी आप सभी को मेरा पाठ समझ में आया। ओके, धन्यवाद।